हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमएस टिटोला का इम्पोर्टेंट वर्क द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड। तो मैजिकल रियलिज्म आपका ये टॉपिक है। मैजिकल रियलिज्म पे आपका क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा फ्रेंड्स। डायरेक्टली आपका मैजिकल रियलिज्म पे पूछा जा सकता है, आपको इसका मीनिंग और इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसके फीचर्स पे, और रियलिज्म के फीचर्स पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने अपलोड कर रखा है, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, अगर इसमें देखें तो एक तो एमएस टिटोला का वर्क द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड, दूसरा गैब्रियल ग्राशिया का जो वर्क है वेरी ओल्ड मैन, और निकोलाई गोगोल का वर्क है द नोज। तो इन वर्क्स को आपने छोड़ना नहीं है। इन पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा मीन्स कि आपने ब्लॉक नंबर, क्योंकि ये आपका ब्लॉक नंबर 5 है, तो इस ब्लॉक नंबर 5 को आपने छोड़ना नहीं है, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स, एक और बात है कि जब भी आपको कोई वर्क करना है तो उसकी अगर आप सिर्फ समरी या फिर उसके कैरेक्टर्स को करके जाते हो तो इससे फिर आपका काम चलने वाला नहीं होता है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी डायरेक्टली समरी पे या कैरेक्टर पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बार जैसे आपको पूछा गया था दिसंबर सेशन 2023 में लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा गया था। नरेटिव स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, किसी पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैरेक्टर पे, इसके थीम्स पे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्योंकि हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई हम 8 स्टैंडर्ड के या 10 के 12 स्टैंडर्ड के तो स्टूडेंट्स हैं नहीं कि हमें डायरेक्टली समरी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको जैसे किसी नरेटिव स्ट्रक्चर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कैरेक्टर लिख के आते हो या फिर समरी लिख के आते हो तो आपको क्या ही मार्क्स मिलेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो यूनिट है थोड़ा लंबा है, इसलिए आज हम इसका ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन और एमएस टिटोला की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखने वाले हैं एमएस टिटोला की लाइफ को डिस्कस करेंगे, और ये जो नॉवल है इसकी समरी को देखेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर कैरेक्टर्स इस यूनिट में हम लोग कवर करने वाले हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की गई है, और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में हम क्या देखने वाले हैं, मीन्स कि इसमें जो एमएस टिटोला का वर्क है इसको अलग अलग राइटर्स के वर्क्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपने बस करना क्या, आपका काम है मेहनत करना, खुद से अच्छे से प्रिपेयर करना, खुद को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में बैठना। तो ये काम है। बाकी जो भी जैसे भी क्वेश्चन आएगा, आपने अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो यहाँ पे हम नॉवल की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो नॉवल है पाम वाइन ड्रिंक कार्ड, लिखी है एमएस टिटोला ने, और इसको पब्लिश किया गया था 1952 में। 1952 में इसको पब्लिश किया गया था। इसको यूएस और इंग्लैंड में काफ़ी प्रेज़ किया गया था, बट इसको नाइजीरिया में क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब हम समझेंगे कि इसको नाइजीरिया में क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स, इसको नाइजीरिया में क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया क्योंकि ये जो नॉवल थी यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रमोट करती थी। मतलब यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या थे, यूरोपियन का जो नाइजीरियन कंट्रीज़ को लेके ये मानना था कि जो नाइजीरियन ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये क्या है, बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लेज़ी हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो ये जो नॉवल थी इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही थी नाइजीरियन राइटर्स के हिसाब से। तो इसलिए जो नाइजीरियन राइटर्स थे इस वर्क को क्रिटिसाइज़ करते थे। दूसरा क्रिटिसिज्म का कारण था इसका सुपरस्टिशन, क्योंकि इसमें दिखाया गया है एक ऑर्डिनरी मैन को, और वो क्या करता है, वो बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब उनमें घुल मिल के रह रहा है। डेडलैंड दिखाया जाता है इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देती है। तो सुपरस्टिशन की वजह से भी इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। सबसे बड़ी बात थी इसको क्रिटिसाइज़ करने की, तो वो क्या था, इसकी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो एमएस टिटोला थे
तो उनकी जो एजुकेशन थी वो एलिमेंट्री लेवल तक थी। एलिमेंट्री लेवल भी उनका जो 6 स्टैंडर्ड तक जो 6 स्टैंडर्ड की भी जो एजुकेशन थी उनकी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके बावजूद वो इंग्लिश में अपनी नॉवल लिखते हैं। तो फिर उनकी जो इंग्लिश है वो इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। इसमें उन्होंने अपनी नॉवल में बहुत सारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी हुई है। मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने टेंस का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, क्लॉजेस का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, टेंस स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है यहाँ पे, और मतलब कि ब्रोकन इंग्लिश का उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो पहले तो कई जो लोग थे उनकी इंग्लिश को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी जो इंग्लिश है, तो ये जो इंग्लिश है वो उनके नाइजीरिया के का जो कल्चर है, या वहाँ का जो ट्रेडिशन है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर रही, मतलब उसका जो प्रभाव है इंग्लिश में, तो वो अपने हिसाब से वो इंग्लिश को इसमें नॉवल में डाल रहे थे। तो फिर इनकी इंग्लिश में कोई सुधार नहीं किया गया। तो उनको नाइजीरिया में पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी नॉवल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट बाद में आके जो वहाँ के एक नाइजीरिया के एक और राइटर थे चिनुआ अचेब, तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि वो इस नॉवल को पढ़ें। तो फिर लोगों ने इस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट किया, और आज जो ये नॉवल है ये अफ्रीकन स्टूडेंट्स और जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बनकर निकल कर आई है। तो ये थी नॉवल के बारे में इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एम एस टिटोला के बारे में। तो एम एस टिटोला कौन है? तो ये नाइजीरियन राइटर हैं जो कि जिनका बॉर्न हुआ है वेस्टर्न नाइजीरिया में। उनके फादर का नाम था चार्ल्स टिटोला, जो कि कोकोआ फार्मर थे। माता का नाम है ईस्थर आइना, और इन्हीं से वो फोक स्टोरीज सुना करते थे। जब वो 7 साल के थे तो एज अ सर्वेंट उनको एफ ओ मोनू के घर में भेजा गया। वहाँ पे उनको उनके वर्क के लिए मनी नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें एक स्कूल में भेजा जाता था। ये प्राइमरी स्कूल था, साल्वेशन आर्मी प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो हाई स्कूल में गए, लेकिन वहाँ पे वो अपनी जो एजुकेशन थी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो जाती है 1938 में, जिसकी वजह से उनको वापस अपने लैंड पे जाना पड़ता है। और वहाँ पे फिर वो कोशिश करते हैं एज अ फार्मर अपना लक ट्राई करते हैं, बट वो वहाँ पे उनका क्रॉप फेल हो जाती है, मतलब कि फसल में उनको काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो वापस से लागोस चले जाते हैं 1940 में। फिर वर्ल्ड वार सेकेंड में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में एज अ कॉपर स्मिथ वर्क किया लेकिन ये जॉब भी उनसे छूट गई। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जॉब्स ली जो कि उनकी पसंद की नहीं थी, जैसे ब्रेड सेलिंग का वर्क किया, फिर मैसेंजरिंग का काम किया उन्होंने नाइजीरियन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में। और इस बीच उनको काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता था, जिसमें वो क्या करते थे, वो अपनी मदर टंग में क्या लिखा करते थे, अपने वर्क्स लिखा करते थे, स्टोरीज लिखा करते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक एडवर्टीज़मेंट देखते हैं एक लोकल पेपर में। एडवर्टीज़ जो है वो यूनाइटेड सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन लिटरेचर ने, ये एक पब्लिकेशन हाउस है, इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट दी होती है कि जिसमें कहा गया होता है, मतलब कोई भी वर्क्स छपने के लिए एक एडवर्टीज़मेंट होती है। तो वो अपना यहाँ पे ट्राई करते हैं अपना वर्क पब्लिश करवाने की, लेकिन यहाँ पे इनका वर्क जो है वो पब्लिश नहीं होता है। फिर जाकर इनका जो वर्क पब्लिश होता है ये 1952 में इनका वर्क जो है वो पब्लिश हो जाता है। इसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो यहाँ पे उनके वर्क्स को मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हो उनके वर्क्स को, तो हाईलाइट कर सकते हो उनके वर्क्स को। तो इसके बाद फिर जो एम एस टिटोला थे तो उनकी डेथ हो जाती है जून 8 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो मेवारी क्लब के फाउंडर भी रहे, ये भी आप लोग लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स ये थी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनकी लाइफ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।